हेलो स्टूडेंट्स, पिछले क्लास तक हम लोग बात कर रहे थे स्प्रिंग फोर्स का और स्प्रिंग के कॉम्बिनेशन के बारे में हम लोग समझे थे। तो आज हम लोग मैकेनिक्स का 5वां फोर्स इंट्रोड्यूस करने जा रहे हैं जिसका नाम है फ्रिक्शन। अभी तक हम लोग 4 फोर्सेस के बारे में डिस्कस कर चुके हैं, वेट, नॉर्मल, टेंशन, स्प्रिंग फोर्स और अब आता है फ्रिक्शन। अभी तक हम लोग सब कुछ फ्रिक्शनलेस मानकर चल रहे थे। तो अभी जो फ्रिक्शन है ये थोड़ा अजीब सा फोर्स है, ठीक है। फ्रिक्शन को ऐसा कहा जाता है कि ये बहुत ही चालाक फोर्स है, इसके पास दिमाग है, सोचने समझने का ताकत है। और जब सोचने समझने का ताकत है तो ये डिसीजन ले सकता है। कैसा डिसीजंस? इसको कब लगना है, कहाँ लगना है और कितना लगना है, मतलब ये अपना मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन खुद से तय करने वाला है। ऐसा इसके पास ताकत है। क्यों है? क्योंकि ये सोचने समझने का कैपेसिटी रखता है। तो बड़ा अजीब टाइप का फोर्स है फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन के पास ये ताकत कहाँ से आया, इसके लिए एक स्टोरी है, ठीक है। तो हम लोग पहले वो स्टोरी सुनते हैं और फ्रिक्शन को समझते हैं कि क्या है। करोड़ों साल पहले की बात है, जब ऊपर वाला सारे फोर्सेस को बना रहा था, है ना। पूरे ब्रह्मांड की जब रचना चल रही थी, सबको बनाया जा रहा था। तो फोर्सेस को जब बनाया जा रहा था तो सारे फोर्सेस को एक एक वरदान मांगने का, एक एक विश पूरा करने के लिए कहा गया कि सबका एक एक विश पूरा किया जाएगा, तो मांगो क्या मांगते हो, ठीक है। तो सबसे पहले जैसे नॉर्मल आया, नॉर्मल क्या मांगा कि आई वॉन्ट टू बी अ पुशिंग फोर्स। तो ऊपर वाले ने कहा तथास्तु, ग्रांटेड, ठीक है। टेंशन आया, टेंशन ने कहा आई वॉन्ट टू बी अ पुलिंग फोर्स, ग्रांटेड, ठीक है। ऐसे सबने कुछ ना कुछ अपने हिसाब से मांग लिया, अपने सोच के हिसाब से। फिर फ्रिक्शन का बारी आया, ठीक है। तो फ्रिक्शन का जब बारी आया ना, तो फ्रिक्शन कुछ ऐसा मांगना चाहा कि ये बाकी सारे फोर्सेस से ऊपर हो जाए। तो फ्रिक्शन बहुत सोचा और सोचने के बाद कुछ मांगा। अब जो मांगा वो हम तुमको बताने जा रहे हैं। वो बहुत ही टेक्निकल वे में मांगा, ठीक है। बहुत ज़्यादा ही टेक्निकल वे में मांगा। हो सकता है कि अभी उसका डिमांड तुमको समझ में नहीं आए कि वो मांगा क्या, लेकिन वो जो भी डिमांड किया, वो जो भी अपना विश प्रेजेंट किया, उस विश के कारण वो फ्रिक्शन बहुत ही ज़्यादा ताकतवर हो गया। ताकतवर इन द सेंस उसके पास अपने मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन को डिसाइड करने का कैपेबिलिटी आ गया, ठीक है। तो वो बोला कि हम रिलेटिव मोशन या उसके टेंडेंसी का अपोज करना चाहते हैं, ठीक है। हम रिलेटिव मोशन या उसके टेंडेंसी का अपोज करना चाहते हैं। तो ऊपर वाले ने कहा ग्रांटेड। अब जैसे ही ये बात पूरा हुआ, फ्रिक्शन बहुत ही चालाक और समझदार फोर्स बन चुका है। तुम सोचोगे कैसे? तो ये अब हम लोग को धीरे धीरे बात समझ में आएगा कि फ्रिक्शन ऐसा क्या मांग लिया। एक्चुअली में फ्रिक्शन मांगना ये चाहता था ना, उसका मतलब ये था, सीधा सीधा वो पहले कुछ और मांगा था। वो मांगना चाहता था कि हम अपने डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड को खुद कंट्रोल करें। वो ये मांगना चाहता था, ठीक है। तो जैसे तुम पहले पुराना सब सीरियल वगैरह देखे होगे, है ना। तो जितना भी राक्षस लोग, असुर लोग जो होता था, वो तपस्या करके और फिर भगवान से एक वरदान मांगता था। और मोस्टली वो वरदान होता था कि हमको अमर होना है ना, हमको कोई नहीं मार सके। तो फिर ऊपर वाला बोलता था कि नहीं भाई, ये डोमेन में नहीं है ना, मतलब ये वाला वरदान नहीं दिया जा सकता है। तो फिर कुछ दूसरा मांगो। तो फिर वही चीज़ को वो घुमा फिरा के मांगता था। अमर होने का वरदान तो डायरेक्टली मिल नहीं सकता, तो फिर घुमा फिरा के मांगा जाता था। जैसे वो था ना कि अमर होने का वरदान मांगा लेकिन नहीं मिला, तो फिर वो घुमा फिरा के मांगा। कैसे? ना हम सुबह मरे, ना शाम को मरे, ना घर के अंदर, ना घर के बाहर,
न जमीन में, न हवा में, है ना। इस तरह से घुमा के मतलब सारा पॉसिबिलिटी कवर करते हुए कि हम मर ही ना सकें। तो ऐसा वरदान, अमर होने का वरदान डायरेक्टली तो नहीं मिला, लेकिन इनडायरेक्टली मांगने का कोशिश करता था लोग, लेकिन कुछ ना कुछ फॉल्ट रह जाता था। ठीक है, इस पर एक स्टोरी भी है हिरण्यकश्यप का। ठीक है, हिरण्यकश्यप का स्टोरी वही, वो अमर होने का वरदान मांगा था, लेकिन अमर होने का वरदान नहीं मिला। तो वो इस तरीके से घुमा फिरा के एकदम कि ना हम अंदर मरे, ना बाहर मरे, ना दिन में ना रात में, इस तरह से कुछ कुछ मांगा था। बट फाइनली उसमें कुछ ना कुछ फ्लॉ था। तो इसी तरीके से फ्रिक्शन एक्चुअली में क्या मांगा कि हम अपना डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड खुद कंट्रोल करना चाहते हैं। अब ये जो वरदान है ना, ये बिल्कुल अमर होने के, किसी इंसान के अमर होने के वरदान जैसा है, क्योंकि अगर ऐसा हो जाता तो फ्रिक्शन तबाही मचा देता, है ना। फिर वो अपने हिसाब से अगर मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन तय करता तो फिर दुनिया में चीज़ों को हम लोग नहीं कंट्रोल करके फ्रिक्शन कंट्रोल कर रहा होता। तो फिर ऊपर वाले ने कहा नहीं भाई, ये तो डोमेन में नहीं है। तो फिर वो बहुत सोचा और घुमा फिरा के मांगा कि हम रिलेटिव मोशन या उसके टेंडेंसी का अपोज करना चाहते हैं। घुमा फिरा के अल्टीमेटली वो वहीं पहुंचा। ठीक है, लेकिन कुछ ना कुछ कमी रह जाता है। तो अब ये सब जो बात है, इसका मतलब क्या है ये समझते हैं। देखो, एक एक्सपेरिमेंट से बात करते हैं। एक सरफेस पर एक ब्लॉक रखा हुआ है। ठीक है, सरफेस पर ब्लॉक रखा हुआ है। हम लोग कई बार अपने घर पे एक एक्सपेरिमेंट करते होंगे, मतलब उसको एक्सपेरिमेंट सोच के नहीं करते हैं, मतलब ये डे टू डे लाइफ का एक पार्ट हो जाता है। कई बार किसी चीज़ को हमको खिसका के इधर से उधर ले जाना है, कोई बॉक्स हो सकता है या कोई अलमारी हो सकता है, तो हम लोग उसको खिसका के एक जगह से दूसरी जगह धक्का देते हुए ले जाते हैं या खींच के लेके जाते हैं। इसी को हम अपना एक्सपेरिमेंट बना रहे हैं। ठीक है, तो हम एक बॉक्स लिए या एक ब्लॉक लिए, इसको हम जमीन पर खिसकाना चाहते हैं और देखते हैं कि फ्रिक्शन क्या करने वाला है। ये सरफेस, इस पर एक ब्लॉक रखा हुआ है, लेट्स से 5 kg का ब्लॉक है, कुछ भी मास हो। फिर हम क्या किए कि इस साइड से एक फोर्स लगाए 1 न्यूटन का, इसको धकेलने के लिए। जब भी कोई ब्लॉक रखा हुआ है सरफेस पर, जब हम उसको धकेलना चाहते हैं तो ऐसा नहीं कि थोड़ा सा फोर्स लगाते ही वो खिसकने लग जाएगा। एक सर्टेन लेवल से ज्यादा फोर्स लगाना होगा, और जितना भारी होगा उसको धक्का देने के लिए उतना ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। उससे कम लगाओगे तो नहीं खिसकेगा। तो ये जो भी व्यक्ति इस ब्लॉक को एनालाइज कर रहा था, वो 1 न्यूटन का फोर्स लगाया और वो देखा कि ब्लॉक नहीं खिसका। ठीक है, अगर ब्लॉक नहीं खिसका, इसका मतलब ब्लॉक पर नेट फोर्स 0 है, क्योंकि ब्लॉक का एक्सेलरेशन नहीं आया, तो ब्लॉक पर नेट फोर्स 0 है। इसका मतलब ये हुआ कि कोई ना कोई इस पर 1 न्यूटन का फोर्स ऑपोजिट डायरेक्शन में लगा रहा है। कौन लगा रहा है? और तो कोई है नहीं। यहाँ सरफेस पे जो फ्रिक्शन मौजूद है, जब ये आगे जाना चाह रहा था तो इसको रोकने के लिए फ्रिक्शन यहां पीछे की तरफ आया, और कितना आया? 1 न्यूटन आया। ठीक है, फ्रिक्शन एग्जैक्टली 1 न्यूटन है, नहीं खिसका। ठीक बात है। अगर हम इस फोर्स को 2 न्यूटन कर देते हैं और फिर भी देख रहे हैं नहीं खिसका है, ठीक है, 2 न्यूटन कर दिए, नहीं खिसका, तो इसका मतलब फ्रिक्शन भी कितना लग गया? 2 न्यूटन। तभी ये ब्लॉक नहीं खिसक रहा है। अब एक चीज समझ रहे हो, फ्रिक्शन यहां कर क्या रहा है? देखना, जब तुम इस पे फोर्स लगा रहे थे, अगर फ्रिक्शन नहीं होता, फ्रिक्शन नाम का कोई चीज एग्जिस्ट नहीं करता, तो ये फोर्स, जरा सा फोर्स लगाते ही खिसकना चालू हो जाता। तो तुम जब इस पे फोर्स लगाए तो इसका स्लिपिंग का टेंडेंसी है, ये ग्राउंड पर स्लिप करना चाहता है, रिलेटिव मोशन करना चाहता है। मतलब एक के ऊपर अगर दूसरा चल रहा है तो एक के रिस्पेक्ट में दूसरे का मोशन हो रहा है। तो जब ये ब्लॉक इस पे रखा हुआ है, जब तुम ये फोर्स लगाए तो इसमें इसको मूव कराने का टेंडेंसी जनरेट किए। ये वाला ब्लॉक इसके ऊपर स्लिप कराना चाहे तो रिलेटिव मोशन का टेंडेंसी जनरेट हुआ
लेकिन फ्रिक्शन को वरदान मिला हुआ है कि जहां पर भी रिलेटिव मोशन होगा या रिलेटिव मोशन का टेंडेंसी होगा, वहां फ्रिक्शन उस रिलेटिव मोशन या रिलेटिव मोशन के टेंडेंसी का अपोज करने के लिए आ जाएगा। तो एक एक करके समझते हैं। जब तुम यहां फोर्स लगाए तो यहां रिलेटिव मोशन का टेंडेंसी जनरेट हुआ, तो फ्रिक्शन बोला अरे हम रिलेटिव मोशन नहीं होने देंगे, और वो इस तरफ आके इसके मोशन को, इन दोनों के बीच में होने वाले स्लिपिंग को रोक दिया। फ्रिक्शन नहीं होता तो डेफिनेटली ये चलता। ठीक है, तो यहां पर तुम फोर्स लगा के रिलेटिव मोशन का टेंडेंसी जनरेट किए और वो इसका अपोज करने के लिए आ गया, क्योंकि अब इसका तो काम ही वही है, इसके जीवन का उद्देश्य ही यही है कि जहां पर भी रिलेटिव मोशन या रिलेटिव मोशन का टेंडेंसी हो वहां पर आ जाओ उसको रोकने के लिए। ठीक है, तो फ्रिक्शन को पता चल जा रहा है कि तुम इसको इधर खिसकाना चाह रहे हो, है ना, ये इधर आ गया। फिर तुमको लगा कि इसको थोड़ा धोखा दिया जाए, तुम ऐसे 2 न्यूटन लगा रहे थे, तुम क्या किए, अचानक से चुपके से ये 2 न्यूटन यहां से हटा के इधर लगा दिए। अब क्या होगा? क्या ये ब्लॉक इधर चल पड़ेगा? नहीं, 2 न्यूटन इधर से लगाने से नहीं चल रहा था, तो अब अभी भी नहीं चलेगा। क्यों? इसका मतलब ये है कि फ्रिक्शन जो है वो इधर हो चुका है, क्योंकि फ्रिक्शन समझ गया तुम्हारे चाल को। जैसे ही तुम इधर फोर्स लगाए वो समझ गया कि तुम इसको इधर स्लिप कराना चाहते हो, तो उसको रोकने के लिए फ्रिक्शन को इधर आना है। तो फ्रिक्शन ऑल ऑफ ए सडन अपना डायरेक्शन चेंज कर दिया। तो उसके पास तो वरदान है, वो तुम इस बार इधर रिलेटिव मोशन कराना चाहे तो वो तुरंत उसके ऑपोजिट में आके रोक लिया। तो तुमको समझ में आया कि इसको धोखा देना आसान नहीं है, है ना। देख रहे हो, ये खुद से डायरेक्शन तय कर रहा है, इसको समझ में आ गया कि अब हमको इधर लगना है। पहले इसको पता था कि हमको इधर लगना है। ठीक है, तो फिर तुम क्या किए? तुम बोले अरे ऐसे नहीं चलेगा काम, डायरेक्शन अपना तय कर रहा है, इसको समझ में आ रहा है कि किधर लगना है, तो तुम 2 न्यूटन लगा रहे थे। ठीक है, फिर तुम क्या किए ना, तुम बोले थोड़ा सा हम वैल्यू चेक करके देखते थे। तुम 1.93629485 न्यूटन, ऐसे डेसिमल के 5-10 प्लेसेस आगे तक एकदम बहुत प्रिसाइज फोर्स लगाए। तो क्या ये ब्लॉक चलने लगेगा? 2 न्यूटन पे नहीं चल रहा था तो इस पे तो नहीं चलेगा। अगर नहीं चल रहा है अभी भी, तो इसका मतलब ये हुआ कि फ्रिक्शन कितना लग रहा होगा? एग्जैक्टली 1.93629485 न्यूटन। फ्रिक्शन को पता है कि कितना लगना है। ऐसा थोड़ी कि फ्रिक्शन अभी भी 2 न्यूटन लग रहा होगा। अगर 2 न्यूटन लग रहा होगा, यार चलो राउंड फिगर में लग जाते हैं, फ्रिक्शन सोचा कि चलो राउंड फिगर में लग जाते हैं, कौन इतना प्रिसाइज वैल्यू लगेगा। तो अगर फ्रिक्शन इधर 2 न्यूटन लग जाएगा तो ब्लॉक इधर चलने लग जाएगा, तो ब्लॉक अभी भी रेस्ट पर है। तो जितना तुम लगाए हो, तुम डेसिमल के 15 प्लेसेस बाद तक प्रिसाइज हो जाओ ना, ये भी उतना ही प्रिसाइजली लगेगा। मतलब इसको पता है कि मैग्नीट्यूड क्या है, इसको पता है कि अगर हमको इसका स्लिपिंग रोकना है, इन दोनों सरफेस के बीच में रिलेटिव मोशन को रोकना है, तो एग्जैक्टली इतना लगना पड़ेगा। तुम अगर गलती से इसको 8-6 कर दोगे तो ये भी अपने आप को इतना ही कर लेगा। तो फ्रिक्शन को पता है प्रिसाइजली कि कितना लगना है, कब लगना है और कौन से डायरेक्शन में लगना है। तो ठीक है, तुम वैल्यू भी चेक करके देख लिए, तुमको समझ में आया कि नहीं यार फ्रिक्शन तो नहीं मान रहा है। तो भाई फ्रिक्शन इधर लग रहा था, फिर से 2 न्यूटन, तुम 2 न्यूटन पे आ गए। अच्छा एक चीज समझना, जब तुम सडनली डायरेक्शन चेंज करके इधर लगाए तो क्या ये डिले किया कि अरे फोर्स का डायरेक्शन पलट चुका है, अरे चलो चलो पलटते हैं? नहीं, जिस मोमेंट पे तुम डायरेक्शन पलटी किए, साइमल्टेनियसली ये भी डायरेक्शन पलटी कर लिया अपना। इसको समझ में आ गया कि किधर लगना है, और इधर लगने के बजाय इधर लगने लग गया था। तो ये अपना मैग्नीट्यूड डायरेक्शन तय कर रहा है खुद से, और क्या सोचते हुए? बस इसके पास एक एल्गोरिदम है, एक बेसिक कंसेप्ट है, क्या कि हमको रिलेटिव मोशन या उसके टेंडेंसी का अपोज करना है ना।
तो यहाँ रिलेटिव मोशन का टेंडेंसी है। जब तुम ये 2 न्यूटन लगाए तो रिलेटिव मोशन होना चाह रहा था, इन दोनों, रिलेटिव मोशन मतलब 2 सरफेस के बीच में स्लिपिंग, तो ये इस पे स्लिप करना चाह रहा था, है ना, लेकिन फ्रिक्शन इस चाहत को रोक दिया, ऑपोजिट डायरेक्शन में लग गया। तो फ्रिक्शन इस चाहत को रोकता रहेगा। तो अब तुम क्या किए, मैग्नीट्यूड टेस्ट करके देखे, डायरेक्शन टेस्ट करके देखे, सब कुछ करके देख लिए कि फ्रिक्शन को सब पता लग रहा है। अब तुम देखे कि फ्रिक्शन का औकात कितना है, मतलब कि कहां तक ये जा सकता है, कि जीत किसकी होगी आखिर में। तो फिर चालू हुआ मुकाबला। तुम किए 3 न्यूटन, फ्रिक्शन भी अपने आप को कर लिया 3 न्यूटन। तुम देखिए ब्लॉक नहीं खिसका, फ्रिक्शन 3 न्यूटन। तुम कर लिए 5 न्यूटन, तुम देखे ब्लॉक नहीं खिसका, मतलब फ्रिक्शन भी 5 न्यूटन। ऐसे करते करते तुम पहुंचे 10 न्यूटन तक। एक एग्जाम्पल के तौर पे बात कर रहे हैं। तुम देखे ब्लॉक नहीं खिसका, फ्रिक्शन कितना लग रहा है, 10 न्यूटन। इसके बाद तुम देखिए कि 10 न्यूटन से जैसे ही तुम जरा सा भी बढ़ाए, तुम 10.1 भी किए तो ब्लॉक हिलना चालू हुआ, ब्लॉक हल्का सा खिसका, ठीक है। अगर 10 न्यूटन से आगे बढ़ते ही, एफ एग्जाम्पल के तौर पे बात कर रहे हैं, तो एक सर्टेन वैल्यू से ऊपर जाते ही तुम देखे कि ब्लॉक खिसका। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यह हुआ कि अब फ्रिक्शन को हम लोग परास्त कर चुके हैं। फ्रिक्शन अपना मैक्सिमम वैल्यू अटेन कर चुका है, इससे ज्यादा फ्रिक्शन रेजिस्ट नहीं कर पाएगा। तो इस केस में हम वो वैल्यू 10 न्यूटन बोल रहे हैं, कितना होगा उस पर भी आएंगे। तो ये 10 न्यूटन से ज्यादा लगाते ही फिर ये ब्लॉक खिसकना चालू हो गया, मतलब फ्रिक्शन 10 पर आकर अटक गया कि भाई अब मेरा कैपेसिटी इससे ज्यादा नहीं है, हम इससे ज्यादा नहीं लग पाएंगे, ठीक है। तो अब तुम कितना भी कर दोगे, 10 के बाद 12 न्यूटन, 15 न्यूटन, 16 न्यूटन, 50 न्यूटन, फ्रिक्शन ऑपोजिट डायरेक्शन में 10 न्यूटन लगता रहेगा और ये ब्लॉक अब आगे चलने लगेगा। ऐसा तुम ऑब्जर्व किए। तो अब ये ब्लॉक चलने लग गया, तो अब इन दोनों के बीच में रिलेटिव मोशन का टेंडेंसी नहीं है, अब रिलेटिव मोशन हो रहा है, क्योंकि 10 न्यूटन से ज्यादा लगते ही ब्लॉक का स्लाइडिंग स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। ये वाला ब्लॉक इसके ऊपर चलने लगा। जब चलने लगा तो अब क्या हो रहा है, रिलेटिव मोशन और फ्रिक्शन ये आगे जा रहा है, इसके ऑपोजिट में लग रहा है, ठीक है। तो अब ये उस रिलेटिव मोशन को रोकना चाहता है, लेकिन अब उसकी कैपेसिटी के बाहर है। अभी भी ये पहले ये क्या कर रहा था, ये रिलेटिव मोशन के टेंडेंसी का अपोज कर रहा था, ठीक है। रिलेटिव मोशन का टेंडेंसी था, अब रिलेटिव मोशन ही चालू हो चुका है, तो ये अभी भी अपोज कर रहा है, लेकिन उस रिलेटिव मोशन को रोक नहीं पा रहा है, क्योंकि ये उसके कैपेसिटी के बाहर जा चुका है, लेकिन अपोज तो कर रहा है, फ्रिक्शन इस डायरेक्शन में लग रहा है। तो अब तुम कितना भी फोर्स बढ़ाते रहो, 10, 20, 40, 50 न्यूटन कर दो, 10 से ऊपर कितना भी कर दो, तो फ्रिक्शन इधर 10 लगता रहेगा और तुम्हारा ब्लॉक आगे चलता रहेगा। तो जब तक ब्लॉक स्लिप नहीं कर रहा था, तब तक जो फ्रिक्शन लग रहा था उसको हम लोग बोलते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन। ये सारा बात अभी हम लोग देखेंगे। जब तक ब्लॉक चल नहीं रहा था, है ना, तब तक जो फ्रिक्शन, मतलब जब तक ब्लॉक स्लिप नहीं कर रहा था सरफेस पर, तो जब तक रिलेटिव मोशन का खाली टेंडेंसी था, तब तक जो फ्रिक्शन था वो स्टैटिक फ्रिक्शन कहलाता है। और जब रिलेटिव मोशन चालू हो जाता है, 2 सरफेस के बीच में स्लिपिंग चालू हो गया, तब जो फ्रिक्शन लग रहा है उसको काइनेटिक फ्रिक्शन बोलते हैं, ठीक है। समझ में आया, स्टैटिक फ्रिक्शन, काइनेटिक फ्रिक्शन। जब तक रिलेटिव मोशन का टेंडेंसी था, मतलब 2 सरफेस स्लिप नहीं हो रहा था, तब तक जो फ्रिक्शन लग रहा था वो स्टैटिक फ्रिक्शन, और एक बार रिलेटिव मोशन चालू हो गया, 2 सरफेस के बीच में स्लिपिंग स्टार्ट हो गया, तब जो फ्रिक्शन लग रहा है उसको काइनेटिक फ्रिक्शन बोल रहे हैं। तो एक चीज समझ में आता है कि काइनेटिक फ्रिक्शन जब लगा तो उसका वैल्यू फिक्स हो चुका है। जैसे इस केस में 10, किसी और केस में कुछ और होगा। तो एक बार जब स्लिपिंग चालू हो गया, उसके बाद फ्रिक्शन का वैल्यू नहीं बढ़ा, फिक्स होके रह गया।
तो काइनेटिक फ्रिक्शन का एक फिक्स वैल्यू होता है ना, काइनेटिक फ्रिक्शन का एक फिक्स वैल्यू है। जबकि स्टैटिक फ्रिक्शन, जब तुम यहां से फोर्स, जब तक स्लिपिंग नहीं हो रहा था, तुम 2 न्यूटन लगाए तो फ्रिक्शन 2 न्यूटन, तुम 3 न्यूटन लगाए तो फ्रिक्शन 3 न्यूटन, तुम 5 पे पहुंचे तो फ्रिक्शन 5, तुम 8 पे पहुंचे तो फ्रिक्शन 8। तो स्टैटिक फ्रिक्शन अपना वैल्यू जरूरत के हिसाब से लगा रहा है, उसके पास एक रेंज होता है 0 से लेकर एक मैक्सिमम वैल्यू तक, और जितने का जरूरत होगा उतना लगेगा। तो स्टैटिक फ्रिक्शन का एक रेंज होता है 0 से लेकर एक मैक्सिमम वैल्यू तक, उसके बीच में वो कितना भी लग सकता है। कभी फ्रिक्शन 3 न्यूटन भी लग रहा था, कभी 5 न्यूटन भी लग रहा था। जबकि काइनेटिक फ्रिक्शन का एक फिक्स वैल्यू है, अगर काइनेटिक फ्रिक्शन लग रहा होगा तो उतना ही लगेगा। तो स्टैटिक फ्रिक्शन के पास एक रेंज होता है 0 से लेकर एक मैक्सिमम वैल्यू तक, कितना लगेगा, जितने का जरूरत होगा उतना लगेगा। अच्छा, जरूरत किस चीज के लिए? स्लिपिंग को रोके रखने के लिए, ठीक है। 2 सरफेस के बीच में स्लिपिंग को रोके रखने के लिए, स्लिपिंग ना हो इसके लिए जितने फोर्स का जरूरत होगा उतना लगेगा, और अगर उसके कैपेसिटी के बाहर हो गया तो फिर तो स्लिपिंग चालू हो जाएगा। तो ये हुआ फ्रिक्शन के बारे में बात। तो फ्रिक्शन खाली एक चीज जानता है कि उसको रिलेटिव मोशन या उसके टेंडेंसी का अपोज करना है। जो रिलेटिव मोशन के टेंडेंसी का अपोज कर रहा है वो स्टैटिक फ्रिक्शन है, और जो रिलेटिव मोशन हो जाने पर उसका अपोज कर रहा है वो काइनेटिक फ्रिक्शन है। तो अब हम लोग यहां से बातों को कंक्लूड करना चालू करते हैं। टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन। तो सबसे पहला है स्टैटिक फ्रिक्शन, इसको ऐसे एफएस लिख देते हैं, और दूसरा है काइनेटिक फ्रिक्शन, इसको हम लोग एफके से रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो एक एक करके अगर समझें, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन का। तो स्टैटिक फ्रिक्शन के बारे में हम लोग जो चीज जान रहे हैं, स्टैटिक फ्रिक्शन opposes the tendency of relative motion between two surfaces in contact. Static friction opposes the tendency of relative motion between two surfaces in contact. उसके बाद स्टैटिक फ्रिक्शन का जो वैल्यू है वो एक रेंज होता है 0 से लेकर Fs मैक्सिमम तक। ये स्टैटिक फ्रिक्शन का मैक्सिमम वैल्यू। इसको हम लोग एक नाम देते हैं, इसको लिमिटिंग फ्रिक्शन भी कहा जाता है। स्टैटिक फ्रिक्शन के मैक्सिमम वैल्यू को लिमिटिंग फ्रिक्शन कहा जाता है। अब ये मैक्सिमम वैल्यू कितना होता है? तो इसका जो मैक्सिमम वैल्यू है वो डिपेंड करता है, ये जो दो सरफेस कांटेक्ट में है, यहाँ पे कांटेक्ट में मतलब नॉर्मल फोर्स लग रहा है यहाँ पे, तो ये एक्सपेरिमेंटली देखा गया कि Fs मैक्सिमम का जो वैल्यू है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल, इन दोनों कांटेक्ट सरफेस के बीच में जो नॉर्मल लग रहा है, और एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट आ जाता है μs। इसको बोलते हैं
कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। n तो हो गया नॉर्मल, और ये जो म्यूएस है कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, ये एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है। ये डिपेंड करता है सरफेस के क्वालिटी पर। ये दो सरफेस कांटेक्ट में है, इस सरफेस का रफनेस लेवल या उस सरफेस का फिनिश कैसा है, उस सरफेस का क्वालिटी को डिनोट करता है। तुम ऐसा समझ सकते हो कि टाइप ऑफ सरफेस पर डिपेंड करता है। मतलब ये सीधा सा एक बात समझो, एक सरफेस पर अगर हम 5 kg का ब्लॉक रख रहे हैं, 5 kg का ब्लॉक आयरन का रखें या 5 kg का एक पत्थर रख दें और 5 kg आइस रख दें, नॉर्मल तो बराबर होगा। 5 किलो पत्थर और 5 किलो आइस, नॉर्मल वेट तो बराबर हो गया, तो नॉर्मल तो बराबर हो गया, लेकिन आइस आसानी से खिसक जाएगा और पत्थर मुश्किल से। क्यों? आइस का सरफेस और पत्थर का सरफेस अलग अलग है, तो आइस को खिसकाना आसान होगा। क्यों? क्योंकि मतलब उसके लिए लिमिटिंग फ्रिक्शन का वैल्यू बहुत कम है। अगर आइस ब्लॉक रखा हुआ है, जरा सा धक्का देने पर एक खिसकना चालू हो जाएगा, जबकि पत्थर का अगर ब्लॉक रखा हुआ है उतने ही वजन का, तो उसको खिसकाना डिफिकल्ट है। मतलब आइस के लिए मैक्सिमम फ्रिक्शन कम है और स्टोन के लिए ज्यादा है। तो नॉर्मल तो सेम हो गया ना, क्या चीज बदला? म्यू एस अलग अलग है। आइस का सरफेस स्मूथ है, पत्थर का सरफेस ज्यादा रफ है। ठीक है, तो ये जो म्यू एस है, ये टाइप्स ऑफ सरफेस जो दो सरफेस कांटेक्ट में है, उन दोनों सरफेस के क्वालिटी पर डिपेंड करता है कि क्या है। बात समझ में आया? तो एक ही जगह पर अलग अलग ब्लॉक रखा हो, आयरन ब्लॉक रखा हो, स्टोन का रखा हुआ हो, आइस का ब्लॉक रखा हुआ हो, तो सब अलग अलग प्रकार का अलग अलग फ्रिक्शन ऑफर करेगा। सबका मैक्सिमम वैल्यू अलग अलग हो सकता है। क्यों? अगर तुम सेम वजन का रखते हो तो नॉर्मल सबके लिए सेम है, लेकिन सरफेस अलग अलग होने की वजह से म्यू एस बदल जाएगा। तो ये हो गया स्टैटिक फ्रिक्शन का मैक्सिमम वैल्यू, म्यू एस इंटू एन। इसको कहा जाता है कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, म्यू एस को। तो ये जो मैक्सिमम फ्रिक्शन है, इसको हम लोग लिमिटिंग फ्रिक्शन भी बोलते हैं। तो ये तो बात हो गया स्टैटिक फ्रिक्शन के बारे में। ठीक है, अब बात करते हैं काइनेटिक फ्रिक्शन के बारे में। वैसे एक चीज समझ लेना, जैसे अगर कोई ब्लॉक सरफेस पे रखा हुआ है या कोई भी दो सरफेस कांटेक्ट में है, तो हम लोग एक नॉर्मल फोर्स देखे थे। नॉर्मल फोर्स को नॉर्मल क्यों बोलते हैं? क्योंकि वो सरफेस के परपेंडिकुलर है। ठीक है, और दूसरा फोर्स यहां पर इन दोनों सरफेस के बीच में फ्रिक्शन लग रहा है, इधर या इधर लगेगा, डिपेंड करता है। तुम ऐसे धकेलोगे तो फ्रिक्शन इधर लगेगा, इधर धकेल रहे होगे तो इधर लगेगा। किसी भी एक डायरेक्शन में जैसे भी लगेगा, इस लाइन के अलोंग फ्रिक्शन लगेगा ना। तो फ्रिक्शन टेंजेंशियल फोर्स है, सरफेस के पैरेलल लग रहा है, और ये सरफेस के परपेंडिकुलर लग रहा है। ये भी कांटेक्ट फोर्स है और ये भी कांटेक्ट फोर्स है। ठीक है, ये दो कांटेक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर लगने वाला कांटेक्ट फोर्स, और ये दो कांटेक्ट फोर्स के पैरेलल, या इसको टेंजेंशियल डायरेक्शन भी बोलते हैं, पैरेलल या फिर टेंजेंशियल डायरेक्शन में लगने वाला कांटेक्ट फोर्स। तो नॉर्मल भी एक कांटेक्ट फोर्स का एग्जाम्पल है और फ्रिक्शन भी कांटेक्ट फोर्स का एग्जाम्पल है। नॉर्मल डायरेक्शन में लगता है और फ्रिक्शन टेंजेंशियल डायरेक्शन में लगता है। ठीक है, आगे ये सब बात क्वेश्चन में आते रहेगा। चलते हैं सेकंड पर। काइनेटिक फ्रिक्शन। अब अगर कोई ब्लॉक किसी सरफेस पर स्लिप कर रहा है, दो सरफेस के बीच में रिलेटिव मोशन हो रहा है। ठीक है, अब रिलेटिव मोशन हो रहा है तो यहां पर काइनेटिक फ्रिक्शन एक्ट कर रहा होगा।
जैसे इस केस में बात करें तो ये ब्लॉक ऐसे आगे जाना चाह रहा है, तो स्लिपिंग को रोकने के लिए फ्रिक्शन का काम है स्लिपिंग या स्लिपिंग के टेंडेंसी को रोकना, तो फ्रिक्शन ऐसे लग रहा होगा। अब काइनेटिक फ्रिक्शन के बारे में हम लोग क्या बोल सकते हैं, तो हम लोग बोल सकते हैं कि काइनेटिक फ्रिक्शन opposes the tendency of kinetic friction opposes the relative motion between two surfaces in कॉन्टैक्ट। काइनेटिक फ्रिक्शन रिलेटिव मोशन का अपोज कर रहा है। अच्छा, काइनेटिक फ्रिक्शन का जो वैल्यू है, काइनेटिक फ्रिक्शन का एक फिक्स वैल्यू है, जब भी रिलेटिव मोशन होगा तो वो उतना लगना चालू हो जाएगा, उसका कोई रेंज नहीं है, एक फिक्स वैल्यू लगेगा। तो फिक्स वैल्यू कितना है, एक्सपेरिमेंटली ऑब्टेन्ड है कि काइनेटिक फ्रिक्शन का वैल्यू डिपेंड करता है नॉर्मल पर, और एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आ जाता है म्यू के। इसको बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। ये म्यू एस और म्यू के दो अलग अलग कांस्टेंट है। स्टैटिक फ्रिक्शन लगता है तो उसका म्यू अलग है और काइनेटिक फ्रिक्शन का म्यू अलग है, और प्रैक्टिकली म्यू एस इज स्लाइटली ग्रेटर देन म्यू के। म्यू एस जो है वो म्यू के से जरा सा ज्यादा होता है ना? अगर जरा सा ज्यादा होता है इसका मतलब जो लिमिटिंग फ्रिक्शन था स्टैटिक फ्रिक्शन का मैक्सिमम वैल्यू, स्टैटिक फ्रिक्शन का मैक्सिमम वैल्यू कितना था, म्यू एस इंटू एन, और काइनेटिक फ्रिक्शन का वैल्यू कितना है, म्यू के इंटू एन। तो प्रैक्टिकली लिमिटिंग फ्रिक्शन इज स्लाइटली ग्रेटर देन काइनेटिक फ्रिक्शन, काइनेटिक फ्रिक्शन से जरा सा ज्यादा होता है। अब अगर तुमको क्वेश्चन में, जब हम लोग आगे क्वेश्चन देखेंगे, तो अगर ये दोनों वैल्यू अलग अलग दिया हुआ है ना, म्यू एस और म्यू के, तब तो हमको अलग अलग कंसिडर करना है, नहीं तो खाली वो कई बार बोल देगा कि कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू है, वो स्टैटिक और काइनेटिक का बात नहीं कर रहा होगा। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू है, मोस्ट ऑफ द केसेस में ऐसा ही देगा। अगर कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू है, इसका मतलब म्यू एस और म्यू के को हम लोग सेम मानकर चलेंगे, और सेम मानकर चलेंगे तो स्टैटिक फ्रिक्शन का मैक्सिमम वैल्यू, मतलब ये लिमिटिंग फ्रिक्शन और काइनेटिक फ्रिक्शन का वैल्यू बराबर हो जाएगा, ठीक है। बट प्रैक्टिकली ये चीज होता है, बहुत जरा सा ज्यादा होता है काइनेटिक फ्रिक्शन के कोफिशिएंट से। तो अगर क्वेश्चन में देगा तो फिर हम लोग के लिए ये दोनों वैल्यू अलग अलग हो जाएगा। तो जो हम लोग एग्जाम्पल लिए थे ना, इसमें फोर्स लगा रहे थे तो फ्रिक्शन बढ़ रहा था, फ्रिक्शन मैक्सिमम कहां तक गया था, 10 न्यूटन तक, जो शुरुआत में एग्जाम्पल लेके बात कर रहे थे फ्रिक्शन के शुरुआत में। उसके बाद 10 न्यूटन से जैसे ही बढ़ाई खिसकना चालू हो गया, इसका मतलब लिमिटिंग फ्रिक्शन तो 10 न्यूटन था। अच्छा, जैसे ये खिसकना चालू हुआ होगा ना, फ्रिक्शन स्टैटिक से क्या हो गया, काइनेटिक, और काइनेटिक होते ही इसका वैल्यू अचानक से थोड़ा सा गिरा होगा, ये 10 न्यूटन से घटकर कुछ 9.9 या 9.8 या 9.99 न्यूटन, क्योंकि काइनेटिक फ्रिक्शन का वैल्यू लिमिटिंग फ्रिक्शन से थोड़ा सा कम होता है। तो जब तक स्लिप नहीं कर रहा था, मैक्सिमम कहां तक पहुंचा फ्रिक्शन, 10 न्यूटन। जैसे ही स्लिपिंग स्टार्ट हुआ, फ्रिक्शन जरा सा गिरेगा। क्यों? क्योंकि जैसे ही स्लिपिंग चालू हुआ, फ्रिक्शन इससे इस वैल्यू पे आ गया। लेकिन अगर प्रैक्टिकली तो ये बात है, लेकिन अगर म्यू का वैल्यू हमको अलग अलग नहीं दे रखा है, तो हम यही मानेंगे कि जो लिमिटिंग फ्रिक्शन लग रहा था 10 न्यूटन, जैसे ही स्लिपिंग चालू हुआ, काइनेटिक फ्रिक्शन भी 10 न्यूटन के बराबर ही है। और मोस्ट ऑफ द टाइम वो म्यू का एक ही वैल्यू देता है, म्यू बोलता है उसको, उसी को स्टैटिक फ्रिक्शन कोएफिशिएंट मानते हैं, उसी को काइनेटिक वाला भी मानकर चलते हैं। तो बात क्लियर है यहां तक?
तो ये अपना स्टैटिक फ्रिक्शन और काइनेटिक फ्रिक्शन का बात हुआ। स्टैटिक फ्रिक्शन कब लगता है? जब दो सरफेसेस के बीच में रिलेटिव